हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की इनकम टैक्स की क्लासेस चल रही थी, इनकम टैक्स है या फिर इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस की, जिसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को समझाया था कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, या कभी कभी कुछ एग्रीकल्चर इनकम जो होती है उसका कुछ पार्ट जो होता है वो बिजनेस इनकम मानी जाती है, कुछ आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आगे भी जो वीडियोस इसमें आएंगे इनकम टैक्स में, अभी आगे आज हम पढ़ेंगे रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी के बारे में। आगे हमारे और भी चैप्टर्स इसके आएंगे, उसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आप लोग को सॉल्व करवाऊंगी, जिससे कि कंप्लीट आपकी हो जाए इनकम टैक्स। तो इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। उसमें सारी वीडियोस जो आगे भी आएंगी तो उसी में ही ऐड होती रहेंगी। और आगे इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहता है कि निवास स्थान या फिर कर दायित्व, रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि जब इनकम टैक्स की बात की जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखना कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। क्योंकि कोई ऐसे व्यक्ति इंडिया में जो रह रहा है तो वो भारत का या इंडिया का निवासी कहलाता है, इंडिया का सिटीजन कहलाता है। लेकिन जब उस पर हम टैक्स लगाने की बात आ रही है उसकी इनकम पर, तो वो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसको उस वर्ष में या उस फाइनेंशियल ईयर में जिसमें कि उसकी इनकम कैलकुलेट करके उस पर टैक्स लगाया जाना है, कितने दिन भारत में रहा है, एक्चुअल में भारत रेजिडेंट है या नहीं है। तो दो चीजें होती हैं, एक होती है नागरिकता, एक होती है निवासी स्थिति। तो जो टैक्स लगता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टैक्स लगता है वो आपका निवासी स्थिति के आधार पर लगता है, रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे लगाया जाता है, ना कि नागरिकता के आधार पर। हो सकता है किसी ईयर में आप इंडिया के सिटीजन हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको अपने इनकम टैक्स भी पे करना पड़े। टैक्स पे करने के लिए एग्जम्पशन लिमिट से भी अबव आनी चाहिए इनकम। प्लस ये भी चीज रहती है कि उस वर्ष भारत में आप निवासी माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे, यानी कि निवासी स्थिति क्या है। तो उसको जानने के लिए, रेजिडेंशियल स्टेटस को जानने के लिए हमको ये जानना इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी करदाता, कोई भी जो टैक्स को पे करेगा, वो उस वर्ष में, उस गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर में इंडिया में रेजिडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए इस चैप्टर को हमको पढ़ना होगा। या प्रीवियस ईयर क्या होता है या फिर जो असेसमेंट ईयर क्या होता है, तो प्रीवियस वीडियो में इससे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर चुकी हूँ सारे पॉइंट्स को। तो आइए देखते हैं कि करदाताओं का निवास स्थान, रेजिडेंस ऑफ एसएससीज। करदाताओं का निवास स्थान, जैसे कि आप जो एक्ट पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके अकॉर्डिंग जो सेक्शंस है आपकी सेक्शन 5, उसमें दे रखा है एक निवासी के बारे में। एक करदाता जो होता है किस तरह से निवासी होता है। तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी करदाता का कर दायित्व तो उसकी गत वर्ष की निवासी स्थिति, रेजिडेंशियल स्टेटस पर निर्भर करता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि किसी गत वर्ष में, किसी प्रीवियस ईयर में भारत में निवासी है या नहीं है, तो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करेगा। निवासी स्थिति गत वर्ष में उसके भारत में रहने के दिनों की संख्या पर निर्भर करती है। निवासी स्थिति में तो से तात्पर्य नागरिकता बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो निवासी होता है वो अलग होता है और नागरिक जो होता है वो अलग होता है। तो दोनों को एक मत समझिएगा, दोनों चीजें अलग अलग हैं। नागरिकता का करभार से कोई संबंध नहीं होता है। हो सकता है आप उस ईयर में इंडिया का सिटीजन हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप रेजिडेंट भी माने जाएं। तो एक भारतीय अनिवासी हो सकता है तथा एक विदेशी निवासी हो सकता है। कोई फॉरेनर है, इंडिया में रह रहा है वो, तो अगर जो भी कंडीशंस दे रखी हैं या एडिशनल कंडीशंस हैं अगर वो पूरी करता है, तो उस प्रीवियस ईयर में हो सकता है कि वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाए, भले ही वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नागरिकता अलग होती है, सिटीजनशिप अलग है, और निवासी स्थिति अलग है, रेजिडेंशियल स्टेटस अलग होता है। किसी व्यक्ति की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है, परंतु नागरिकता प्रत्येक वर्ष नहीं बदल सकती है। अगर एमसीक्यूज आपका एग्जाम हो रहा है तो वहां पर डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रत्येक वर्ष नागरिकता बदल सकती है, या फिर ये पूछ सकता है प्रत्येक वर्ष निवासी स्थिति बदल सकती है। तो अगर हम निवासी स्थिति की बात करते हैं तो हाँ, बदल सकती है। लेकिन अगर हम नागरिकता की बात करते हैं तो नागरिकता प्रत्येक वर्ष नहीं बदलती है। आप अगर इंडिया के सिटीजन हैं तो जब तक आप भारत की नागरिकता नहीं छोड़ते हैं, आप भारत के ही नागरिक रहेंगे। किसी व्यक्ति की निवास स्थिति ज्ञात करने के प्रावधान, अब ये देखना इंपॉर्टेंट है। हमें ये तो पता चल गया कि दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस कैसे है और उसे कैसे निकाला जाता है, या फिर ये जानना प्रीवियस ईयर में कोई भी व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, या फिर किस तरह का रेजिडेंट माना जाएगा। तो उसके कुछ उन्होंने अपने नियम बताए, आइए देखते हैं क्या है। निवासियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेजिडेंट, कितने तरह का होता है, ये आपको किस में आ रहा है, सेक्शन 6 में आ रहा है।
तीन तरह के होते हैं। वे व्यक्ति जो भारत के निवासी हैं अर्थात साधारण निवासी हैं। पर्सन्स हु आर रेजिडेंट इन इंडिया, वे व्यक्ति जो भारत में असाधारण निवासी हैं अर्थात साधारण निवासी नहीं है। पर्सन हु आर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि एक हो गया साधारण निवासी और दूसरा हमारा क्या हो गया असाधारण निवासी। थर्ड वाला है कि वे व्यक्ति जो अनिवासी हैं, पर्सन हु आर नॉन रेजिडेंट। कितने तरह के हो जाएंगे, तीन तरह के होते हैं। साधारण निवासी हो जाएगा, असाधारण निवासी हो जाएगा और अनिवासी। रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और थर्ड हो जाएगा नॉन रेजिडेंट। तो ये तीन तरह के आपके रहेंगे। इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक हमने मान लिया रेजिडेंट और दूसरे हो जाएंगे हमारे नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट में दो तरह के आ जाएंगे, सिंपल रेजिडेंट और दूसरे हो जाएंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर हो जाएंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ऐसे जो हम नॉर्मली लेकर चलते हैं या आगे जो आप न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी तीन ही बेस लेकर के हम डायरेक्टली चलते हैं ये वाले। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि जो निवासी होते हैं कितनी तरह के होते हैं, या निवासी या नागरिकता, सिटीजनशिप या रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये पता चल जाने के बाद कि क्या डिफरेंस होता है या क्या किस बेसिस पे हम निकालते हैं टैक्स लायबिलिटी को, अब ये देखना है कि कैसे माना जाता है कि किसी प्रीवियस ईयर में कोई भी व्यक्ति या फिर हिंदू अविभाजित परिवार जो होता है वो निवासी माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्ति की, इंडिविजुअल की। सबको अलग अलग देखेंगे। पहले इंडिविजुअल के बारे में समझेंगे, फिर जो आपकी हिंदू अविभाजित परिवार या फिर व्यक्तियों का समूह होता है उसके बारे में, और थर्ड हो जाएगा हमारा कंपनी को लेकर। तो अगर बात हम यहाँ पर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल की कर रहे हैं कि किसी भी प्रीवियस ईयर में उसे निवासी या फिर जो असाधारण निवासी या फिर अनिवासी है कैसे माना जाएगा, आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट जो है हमारा कि निवासी यानी कि रेजिडेंट या फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहते हैं जिसे, कि जो एक व्यक्ति होता है किसी प्रीवियस ईयर में उसे निवासी तभी माना जाता है जब वो दो आधार शर्तों को पूरा करे। आधार शर्त क्या हो जाती है, बेसिक कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझिएगा, इसी के बेसिस पे आगे सारी चीजें निकलेंगी। पहला पॉइंट जिसमें कह रहा है कि पहली शर्त जो उसकी हो जाएगी कि वे गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, यानी कि उसे प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में रहना कंपलसरी है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है, क्या सारे दिन रहा हो, लगातार रहा हो। 182 दिन अगर हम देखते हैं तो निकल के हमारे कितने आते हैं, एक मंथ में 30 डेज होते हैं या 31 डेज होते हैं। अगर फेब का मंथ है तो वहाँ पर 28 या 29 के अकॉर्डिंग होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 6 मंथ आ जाते हैं हमारे। तो 182 दिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कम से कम 6 मंथ वो इंडिया में रहा हो, 6 महीने इंडिया में रहा हो या फिर 182 दिन। क्योंकि क्वेश्चन में आपके डेट वाइज दे रखा होगा तो आपको डेट के अकॉर्डिंग अलग अलग निकालना होगा हर मंथ का। अभी आगे हम देखेंगे, वहां पर समझ में आ जाएगा आपको और क्लियर। तो 182 दिन रहा हो, लेकिन लगातार रहना जरूरी नहीं है। हो सकता है जनवरी में आया हो, फरवरी तक तेल रुका, उसके बाद फिर चला गया, फिर उसके बाद कुछ दिन आया। तो ऐसी कंडीशन नहीं होती कि लगातार रहा हो, वो भी जो इसमें ये रहता है कि थोड़े दिन के लिए आया फिर चला गया। तो ओवरऑल 182 दिन काउंट किए जाते हैं। दूसरी शर्त हो जाती है कि गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में वह कुल मिलाकर कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। यानी क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले प्रीवियस ईयर को छोड़ दीजिए, प्रीवियस ईयर से पहले के 4 वर्षों में हम जाएंगे, उससे पिछले 4 वर्षों में हम जाएंगे और ये देखेंगे कि टोटल वो 365 दिन भारत में रहा। 365 दिन का क्या मतलब हो जाता है, एक वर्ष। कम से कम पिछले के 3 वर्षों में, गत वर्ष के से पहले पिछले 3 वर्षों में एक वर्ष वो भारत में रहा हो। और गत वर्ष में कितने दिन रहा हो, गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। तो वहां पर ये दो कंडीशन है जो बेसिक कंडीशन, आधार शर्तें मानी जाती हैं। तो किसी भी व्यक्ति को निवासी होने के लिए इन दो आधार शर्तों में से कम कोई एक शर्त पूरी करना जरूरी होता है। उसके बाद आ जाती है अतिरिक्त शर्तें यानी कि एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन भी आपकी दो रहती हैं। तो एडिशनल कंडीशन क्या रहेगी, क्योंकि निवासी होने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि कम से कम आधार शर्त में से कोई एक शर्त पूरी करना उसके लिए जरूरी था, और साथ ही जो अतिरिक्त शर्तें थी दोनों ही अतिरिक्त शर्तों को पूरा करेगा तभी उसको साधारण निवासी ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। तो अतिरिक्त शर्तें या एडिशनल कंडीशंस क्या हैं, तो पहली इसकी एडिशनल कंडीशन ये रहती है कि वो गत वर्ष में से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी के रूप में रहा हो, अर्थात आधार शर्तों में से कम एक शर्त पूरी की हो। यहाँ पर अब ध्यान से समझिएगा कि गत वर्ष को नहीं देखना है, प्रीवियस ईयर को छोड़ दीजिए। उससे
तो पिछले के 10 वर्षों में हम जाएंगे और ये देखेंगे कि कम से कम वो 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो। उसके बाद है कि वह गत वर्ष पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर के कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। दूसरी शर्त ये कह रही है कि जो गत वर्ष से पूर्व के, यानी यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर पे हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के दोनों पॉइंट आपके आधार शर्तों में आ जाते हैं। 182 दिन वाला एक आ जाता है और एक आ जाता है सेकंड वाला 60 दिन का। तो यहाँ पर गत वर्ष को छोड़कर जो उससे पहले पिछले के 7 वर्ष होंगे, पूर्व के 7 वर्ष होंगे, वहां पर हम कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो, यानी कि 365 था तो यहाँ पर 730 दिन डबल मान लीजिए, लगभग 2 वर्ष आ जाएगा भारत में रहा हो। तो दोनों चीजें का मतलब एक ही है, यहाँ पर थोड़े से दिन कम हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर इन 2 अतिरिक्त शर्तों को पूरा करने पर ही उसको निवासी माना जाएगा। तो ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है हमारा कि आधार शर्तों में से कम एक शर्त और दोनों ही अतिरिक्त शर्तों को पूरा करेगा तभी उसको साधारण निवासी माना जाएगा, किसी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को। आपको क्लियर हो गया होगा। अभी ये अतिरिक्त शर्तें, जो आधार शर्तें, अच्छे से याद रखिएगा। अभी इसको मैं शॉर्ट में नोट्स भी आपको दे दूंगी, तो वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये सभी क्लियर हो गया होगा आपको। आधार शर्तें, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन, ये दोनों एडिशनल कंडीशंस है, और उधर आपकी जो पहले मैंने समझाई थी वो आपकी आधार शर्तें थी। अब आ जाते हैं कि निवासी तो हमने समझ लिया, तो असाधारण निवासी यानी कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए क्या होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति निवासी की आधार शर्त आ और बा, जो 2 शर्तें भी हमने पढ़ी थी, आधार शर्तें में से कम एक शर्त पूरी कर देता है परंतु दोनों ही अतिरिक्त शर्तों को पूरी नहीं करेगा, तो वो असाधारण निवासी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। यानी कि एक जो आधार शर्त 2 थी, दोनों में से कोई एक आधार शर्त को तो पूरा कर ले गया, लेकिन जो दूसरी जो अतिरिक्त शर्तें थी, एडिशनल कंडीशंस थी, उनमें से दोनों ही एडिशनल कंडीशन को पूरा नहीं करता है, तब वो क्या हो जाएगा, असाधारण निवासी हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। ये आप लोग को इससे निकालना जरूरी है कि आगे जो भी आप इसमें इनकी इनकम को कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पर कुछ इनकम ऐसी होती है जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उनके लिए ही, उनको ही उस इनकम पर कर देना होता है, या फिर कुछ इनकम ऐसी रहेंगी जो इनकी आय में असाधारण निवासी की जोड़ी जाएंगी, कुछ नहीं जोड़ी जाएंगी, कुछ निवासी की इनकम में जोड़ी जाएंगी, कुछ नहीं जोड़ी जाएंगी। तो इसलिए जरूरी होता है कि इनको हम ये जान लें कि किसी भी गत वर्ष में वो क्या रहे हैं, निवासी रहे, असाधारण निवासी या फिर निवासी रहे। तो असाधारण निवासी का भी क्लियर हो गया होगा आपका। अनिवासी नॉन रेजिडेंट के लिए क्या है, यदि कोई व्यक्ति निवासी के शीर्षक में दी हुई आधार शर्तों आ और बा में से कोई भी शर्त पूरी नहीं करता है तो वो अनिवासी कहलाएगा। यानी कि आ और बा में से कोई भी शर्त जब पूरी नहीं होगी तो क्या हो जाएंगे, अनिवासी कहलाएंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि कोई व्यक्ति कब निवासी है, कब असाधारण निवासी है और कब अनिवासी है। दोनों आधार शर्तों में से एक शर्त पूरी करी और दोनों ही अतिरिक्त शर्तों को पूरा किया, साधारण निवासी हो जाएगा। असाधारण निवासी के लिए जो आधार शर्तें में से कोई एक शर्त तो पूरी करी लेकिन दोनों ही अतिरिक्त शर्तों को पूरा नहीं किया, और अनिवासी में क्या रहेगा कि उसने कोई भी आधार शर्त ही पूरी नहीं करेगा, तो अतिरिक्त शर्तों की बात ही नहीं आएगी। जब आधार ही उसने पूरी नहीं करी तो वो हो जाएगा अनिवासी। तो आपको क्लियर हो गया होगा एक व्यक्ति के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए, कि किस तरह से निकाला जाता है उसकी निवासी स्थिति को। आइए अब देखते हैं इसमें हम कि जो संयुक्त हिंदू परिवार होता है या फर्म या व्यक्तियों का संघ होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्संस, तो उसमें कैसे हम निकालते हैं उनके कि कब निवासी हैं, कब असाधारण निवासी हैं या फिर कब अनिवासी हैं। संयुक्त हिंदू परिवार फर्म अथवा व्यक्तियों का संघ किसी भी गत वर्ष में निवासी माने जाते हैं यदि उस गत वर्ष में उनका नियंत्रण एवं प्रबंध पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से भारत में स्थित होता है। यानी कि किसी भी गत वर्ष में उनको निवासी तब माना जाएगा जब जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू आधारित परिवार है तो उनका संयुक्त बिजनेस भी होता है, तो वहां पर जो भी वो बिजनेस कर रहे होते हैं उसका मैनेजमेंट या फिर कंट्रोल पूरी तरह से इंडिया में ही होता है, तभी माना जाएगा कि वो भारत में निवासी है। इसके अलावा एक निवासी हिंदू आधारित परिवार साधारण निवासी तभी माना जाएगा जबकि इसका जो कर्ता होता है, जो मुखिया होता है, एक व्यक्ति के नियमों के अनुसार दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा करता हो। अगर दोनों अतिरिक्त शर्तों को वो पूरा करेगा तभी माना जाएगा कि वो इंडिया में उस वर्ष निवासी है। अब आ जाता है कि असाधारण निवासी कब मानेंगे। असाधारण निवासी के लिए तो यहाँ पर सीधे सीधे बताया है, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनेगा अगर एमसीक्यूज एग्जाम आपका हो रहा है। हिंदू आधारित परिवार होता है या फिर व्यक्तियों का संघ होता है, फिर फर्म होती है, असाधारण निवासी होते हैं या नहीं होते।
तो ये असाधारण निवासी नहीं होते हैं, नहीं माने जाते हैं। फिर आ जाएगा अनिवासी होने के लिए। तो अनिवासी के लिए तीनों प्रकार के करदाता अनिवासी उस दशा में होंगे जब उनका संपूर्ण नियंत्रण इत्यादि भारत के बाहर से होता है, यानी कि जो भी उनका बिजनेस है उसका पूरा कंट्रोल और पूरा नियंत्रण जो है, पूरा मैनेजमेंट जो है वो इंडिया के बाहर है, तो उनको अनिवासी माना जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सा है कि वो देख रहे होंगे आप कि वो निवासी होने के लिए उनको जो दोनों एडिशनल कंडीशन है उनको ही पूरा करना है, और उनको पूरा नहीं करा तो सीधे से वो असाधारण निवासी हो गए। और अनिवासी भी सीधे सीधे ये रहता है कि उनका प्रबंध अगर भारत के बाहर से होता है तो वो अनिवासी हो जाते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपनी के लिए, हमने ये समझ लिया कि इंडिविजुअल के लिए, हमने समझ लिया व्यक्तियों के समूह और हिंदू परिवार के लिए। अब हमें समझना है कंपनीज के लिए। तो कंपनी के लिए अगर हम बात करें एक निवासी की, तो एक कंपनी जो होती है किसी भी प्रीवियस ईयर में तब निवासी मानी जाएगी। तो पहली कंडीशन है कि वो भारतीय कंपनी हो, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या रहती है कि उस वर्ष में उसके प्रभावी प्रबंध का स्थान भारत में रहा हो, कि उसका जो मैनेजमेंट होता है वो इंडिया में रहा होगा, तभी उसको माना जाएगा निवासी। इसके अलावा क्या कह रहा है कि प्रभावी प्रबंध के स्थान से अभिप्राय होता है कि जहां किसी इकाई के कारोबार के संपूर्ण संचालन के लिए आवश्यक प्रमुख प्रबंध सभी संबंधी वाणिज्यिक निर्णय सार्वभौम रूप से किए जाते हैं, यानी कि जो हेड ऑफिस होता है जहां पर मेन सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं वो भारत में रहा हो। असाधारण निवासी की अगर बात की जाए कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, तो एक कंपनी यहाँ भी असाधारण निवासी नहीं होती, ना ही व्यक्तियों का संघ, ना ही फर्म, ना ही व्यक्तियों का समूह, ना ही कंपनी, ये चारों ही क्या होंगे, असाधारण निवासी नहीं होते। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर निकालने के लिए। फिर आता है अनिवासी नॉन रेजिडेंट। यदि कोई कंपनी निवासी की शर्तों को पूरा नहीं करती है तो वह अनिवासी कहलाती है। यहाँ पर कह रहा है कि जो भी एक साधारण निवासी की शर्तें होती हैं, अगर कंपनी उसको पूरा नहीं कर रही है तो वो सीधे से क्या हो जाएगी, अनिवासी हो जाती है। शर्तें क्या होती हैं, जो आधार शर्तें अभी आपने पढ़ी बेसिक कंडीशन, और जो एडिशनल कंडीशन आपने पढ़ी थी यहाँ पर उसके बारे में कह रहा है। एक चीज और हाईलाइट की गई है कि धारा 6 उपधारा 5 यानी सेक्शन सी सबसेक्शन 5 के अंतर्गत किसी गत वर्ष में आय के एक साधन के लिए निवासी समझा जाने वाला करदाता उस वर्ष के लिए अन्य सभी साधनों के लिए भी निवासी माना जाएगा। यानी कि अभी आप पढ़ेंगे इनकम के 5 हेड होते हैं, अगर एक हेड के लिए निवासी माना गया है तो बाकी के जो 4 हेड हैं उनके लिए भी उसे निवासी ही माना जाता है। यहाँ पर ये पॉइंट कह रहा है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि एक व्यक्ति का, किसी इंडिविजुअल का, या फिर हिंदुवादित परिवार है, व्यक्तियों का संघ है, फर्म है, कंपनी है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है। आइए कुछ न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमें एक क्लियर हो जाए कि कैसे इसको जो मंथ्स होते हैं वो काउंट किए जाते हैं। निम्नलिखित दशाओं में निवास स्थिति निर्धारित कीजिए। एक जर्मन व्यक्ति भारत में 15 वर्ष तक रहने के बाद मई 2019 को जर्मनी चला गया और फिर 1 मार्च 2022 में भारत वापस आ गया है। A German individual having remained in India for 15 years left for Germany in May 2019 and came back to India on 1st March 2022. यहाँ पर आपको बताना है कि उसकी निवास स्थिति क्या रही है। तो ध्यान से देखिएगा कि एक व्यक्ति है भारत में 15 वर्ष तक रहा, उसके बाद वो मई 2019 में भारत से बाहर चला गया था। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं, तो हमें पहले जो उसकी बेसिक कंडीशंस होती है उनको देखना होगा। अगर बेसिक कंडीशन को पूरा करता है तब हम एडिशनल पर चलेंगे, नहीं तो वहीं से हमें क्लियर हो जाता है कि वो अनिवासी होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2019 में वो जर्मनी चला गया था और 1 मार्च 2022 में वापस भारत आया है। तो 1 मार्च 2022 को आया, और आपका फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो यहाँ पर 1 मार्च को ये भारत आए हैं, तो गत वर्ष में प्रीवियस ईयर में हम देखेंगे तो सिर्फ आपके 30 डेज ही तो आएंगे, 31 डेज ही तो आएंगे जो मार्च के रहेंगे, इससे पहले के कोई दिन आपके रहे ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, ना हमारी 182 दिन की शर्त पूरी होगी और ना ही 60 डेज की पूरी होगी, तो दोनों ही शर्तें हमारी पूरी नहीं होंगी। तो यहाँ पर उसकी मेन आधार शर्त जो है वो बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही है। तो बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं होगी तो ना तो वो हमारे साधारण निवासी बनेंगे और ना ही असाधारण। तो यहाँ पर सीधा सा क्या हो जाएगा, ये क्या होंगे, नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि जब सीधी सी पहली उसकी आधार शर्तें जो है जब वही कंप्लीटली पूरी नहीं हो रही हैं तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, वो नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे और आपको बाकी कुछ भी जो एडिशनल कंडीशन है वो हमको देखनी ही नहीं है।
सेकंड क्वेश्चन है, एक जर्मन व्यक्ति भारत में 15 वर्ष तक रहने के बाद मार्च 2019 को जर्मनी चला गया और 30 सितंबर 2021 को भारत वापस आ गया है। A German individual having remained in India for 15 years left for Germany in March 2019 and came back to India on 13 September 2021। अब देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे ये 1 मार्च 2022 को भारत वापस आए थे, लेकिन ये कब आ गए हैं, 30 सितंबर 2021 को भारत आ गए हैं। तो अगर हम 30 सितंबर से देखते हैं, अपनी आधार शर्तों की अगर हम बात करें, सितंबर से अगर हम काउंट करते हैं कि कितने मंथ होंगे आगे के, तो यहाँ पर इसको काउंट करने के लिए ऐसे अक्टूबर यहाँ पर एक आएगा आपका, नवंबर का आ जाएगा, दिसंबर आएगा, जैन हो जाएगा, फेब आएगा। जितने भी मंथ आपके आ रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट होने में उन सबको हमें यहाँ पर लिखना है। मार्च आएगा, अब यहाँ पर हमें डेज काउंट करने हो, तो आपको जब मैं पढ़ा रही थी वहाँ पर बताया था कि अगर 6 मंथ हो जाते हैं तो सिंपल सा आपका निकल के आ जाता है कि 182 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि ये 6 महीने अगर आप जोड़ेंगे तो 182 दिन से ज़्यादा ही आएंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा हो रहा है कि 6 मंथ से ज़्यादा हो रहा है तो आपको ज़्यादा काउंट नहीं करना है, एक एक मंथ अलग अलग काउंट नहीं करना है। सीधा सा अगर आप ये देख लीजिए कि 6 महीने बच रहे हैं फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट होने में, तो यहाँ पर वो 182 दिन वाली शर्त पूरी हो जाती है हमारी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो पहली कंडीशन थी, जो हमारी बेसिक कंडीशन है, वो ये पूरी हो रही है। जब बेसिक कंडीशन हमारी पूरी हो रही है तो उसके बाद हमें ये देखना है कि जो दूसरी बेसिक कंडीशन थी वो पूरी होती है या नहीं। इसमें हमें ये देखना था कि 60 डेज रहा हो, तो 60 डेज तो रहा ही है। जब 182 दिन रहा है तो 60 डेज भी रहा होगा। तो उससे पिछले हम चलेंगे अब देखने के लिए, जो पिछले के 4 वर्षों में जो कहा था कितने वर्ष रहा हो, 1 वर्ष भारत में रहा हो, तो पिछले 4 वर्ष यानी कि 365 दिन भारत में रहा हो। तो 2019 में आ गए थे और 2021 की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका 19, 30, 21 2-3 वर्ष ही तो हुए, तो पिछले जाएंगे तो ये वाली हमारी शर्त भी पूरी हो जाएगी, यानी कि दोनों ही बेसिक कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। बेसिक कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो साधारण निवासी में आ सकता है। यदि यदि क्या रहेगा, अगर हम ये देखें कि जो एडिशनल जो कंडीशंस थी उसमें से कम एक कंडीशन वो पूरी कर रहा हो। तो एडिशनल कंडीशन के लिए हमें क्या देखना है, एडिशनल कंडीशन जो थी पिछले के 10 वर्ष में पहले देखने थे। पहला पॉइंट जो हमारा बनता है, तो पिछले 10 वर्षों की अगर हम बात करें तो 2021 दे रखा है, तो 2021 से 20-21 से पीछे जाइएगा तो 11-12 हो जाएगा। 2011-12 अगर हम देख रहे हैं तो ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये 15 वर्ष तक रहने के बाद मार्च 2019 में भारत से गया था। तो 15 वर्ष अगर वो भारत में रहा है तो पीछे की अगर हम देखेंगे तो सीधे से हमारा जो 10 वर्षों में से 2 वर्ष भारत में रहा हो वो शर्त पूरी हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट जो कह रहा था कि 7 वर्षों में अगर हम दूसरी एडिशनल कंडीशन देखते हैं 729 दिन भारत में रहो, तो वो भी हमारी शर्त पूरी हो जाती है। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे साधारण निवासी, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएंगे। आपकी समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमें निकालना है। पहले हमें ये देखना होता है कि जो आधार शर्तें हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उसके बाद हम आगे ये देखते हैं कि जो एडिशनल कंडीशंस है वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। उसी के बेसिस पर ये देखा जाएगा कि किसी भी गत वर्ष में वो क्या होंगे, एडिशनल निवासी होंगे या फिर अनिवासी होंगे। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है, मिस्टर एक्स जो भारत का नागरिक है और लंदन में कंपनी में सेवा कर रहा है, प्रति वर्ष 5 माह के लिए भारत में आता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि प्रति वर्ष 5 माह के लिए वो भारत में आ रहा है। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि वो लंदन में ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं, प्रति वर्ष 5 माह के लिए भारत आएंगे। तो जैसे कि पहली जो बेसिक कंडीशन थी उसमें क्या था, 182 डेज भारत में रहना, तो पहली 182 दिन वाली शर्त वो पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए 6 मंथ कम से कम रहना इम्पोर्टेंट था। तो यहीं से क्या हो जाएंगे, वो अनिवासी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा नॉन रेजिडेंट आएगा। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट आप लोग सॉल्व करिएगा इसका और मुझे बताइएगा कि फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में क्या रहेगी इनका रेजिडेंशियल स्टेटस, निवासी होंगे, असाधारण निवासी होंगे या फिर अनिवासी होंगे। तो इस दोनों का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। इसकी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो अर्जित आय होती है या उपार्जित आय होती है वो किस तरह से निकाली जाती है,
और इसके अलावा कैसे कहाँ से उनकी जो आय होती है, इनकम होती है, वो कैलकुलेट की जाती है। ये आपका नेक्स्ट रहेगा, क्योंकि निवासी स्थिति को तो हमने निर्धारित कर लिया, लेकिन उसी के बेसिस पे जो हमें ये निकालना होता है कि कितनी आय उनकी होगी या किस तरह से उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जैसे कि मैंने आप लोग से कहा हुआ था कि लास्ट में मैं शॉर्ट में आप लोग को बिल्कुल दे दूंगी इसके नोट्स, जिससे कि इजी रहे आपको समझने में। तो यहाँ पर निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी कौन होता है, शॉर्ट में आपको मिल जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये हो जाएंगी आपकी बेसिक कंडीशंस 182 डेज वाली, और जो सेकंड कंडीशन है 60 मिनिमम 60 डेज, और इससे पिछले के 4 वर्षों में 365 डेज की। और ये हो जाएंगी आपकी एडिशनल कंडीशंस की पिछले के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में रहा हो, और उससे पहले के 7 वर्षों में गत वर्ष से पहले के 730 दिन भारत में रहा हो। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। जो मेन है यही 3 चीजें हैं, यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।